हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आज हमारे पास एनसीईआरटी सार संग्रह है जो कि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की इसमें सभी महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। यह वन लाइनर बुक है जिसका कि आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। इस बुक में चैप्टर वाइज और विषय वाइज सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। महेश कुमार वर्णमाल की यह बुक जो है आने वाले यूपी पुलिस एग्ज़ाम और वनडे जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए पढ़ते हैं आज का इस वीडियो में। भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो कहाँ की गई थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा कलकत्ता में। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कोलकाता में की गई थी। इस सर्वोच्च न्यायालय में जो है 3 मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। भारतीयों को जो है भारत के प्रशासन में मतलब प्रतिभाग करने का अवसर किस अधिकार के द्वारा अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला था। अगला पॉइंट है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। भारत का केंद्रीय विधानमंडल जो था वो सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा जो है द्विसदनीय बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस क्रम में होता है। तो भारत का संवैधानिक विकास जो है वो 2 भागों में पूर्ण होता है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो है वो 1773 से लेकर के 1853 ईस्वी तक का शासन है और ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो है 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित एक एक्ट आया था वो है रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने एक एक्ट को पारित किया था, उसे हम लोग कहते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो है सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 ईस्वी में कोलकाता में, जैसा कि हम लोगों ने अभी फर्स्ट पॉइंट में देखा था। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था एवं उसकी सहायता के लिए जो है एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। और
बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया था। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया था। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 के मुख्य विशेषताएं यह थीं कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावित शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया था। 1786 ईस्वी के जो एक्ट था उसके द्वारा जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को काउंसिल के निर्णयों को न मानने की जो शक्ति प्रदान की गई थी, इस चार्टर एक्ट में 1793 के चार्टर एक्ट में सभी गवर्नर जनरलों को यह शक्ति जो है प्रदान कर दी गई कि वे काउंसिल के निर्णयों को ना मानने की शक्ति उनके पास हो गई। उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था, लेकिन चाय के व्यापार था चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एकाधिकार जो है वो बरकरार रहा था। इस कानून के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की गई थी। उसके बाद देखते हैं चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इसी एक्ट के द्वारा जो है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। अब देखते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1773 ईस्वी से लेकर के 1853 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट थे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट अधिनियमों की श्रृंखला का यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम जो है एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं जो थीं वो कुछ इस प्रकार थीं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसी एक्ट के द्वारा जो है 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई थी और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। लेकिन क्या होता है, ब्रिटिश क्राउन अपने अंतर्गत भारत के शासन को क्यों ले लेता है? क्योंकि जब 1857 ईस्वी में एक सिपाही विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह के कारण जो है भारत में कंपनी का बहुत ही विरोध किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका बहुत ही विरोध होता है और कंपनी जो है वो भारत में शासन करने में असफल हो जाती है। इस प्रकार से जो है 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन जो है भारत का वो अपने हाथों में ले ले ब्रिटेन की संसद जो है वो शासन को अपने हाथों में ले लेती है। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है भारत में समाप्त हो जाता है और अब भारत का शासन जो है वो ब्रिटेन की क्राउन के पास चला जाता है। अब देखते हैं 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था। गवर्नर जनरल का जो पदनाम था उसे बदलकर अब भारत का वायसराय कर दिया गया था। वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज जो था उसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से प्रतिनिधि बन गया था,
लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की कानून बनाने की प्रक्रिया में शुरुआत की गई थी। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया था। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। उसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो नाम के सुधार से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई थी। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 की गई थी। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं रखी गई थी। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है 20 अगस्त 1917 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं यह थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक रखा गया था। इसी कानून के तहत जो है संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार करने का प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने प्रांतों में जो है द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक कर दिया था। अब आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 ईस्वी को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया था। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भारत का संवैधानिक विकास का क्रम, जो कि 2 क्रमों में विभाजित है। एक है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। आगे देखते हैं। आगे है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में जो है द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, उसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था।
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला पॉइंट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य जो है वो निर्वाचित किया जाता था। कितनी जनसंख्या थी? 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का निर्वाचन जो है वो किया जाता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभाएं थीं उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था। अब देख लेते हैं भारत की अंतरिम सरकार। भारत की अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू जो थे और राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों से इनके पास था। जवाहरलाल नेहरू के पास जो है राष्ट्रमंडल विभाग था तथा विदेशी मामलों का विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खाद्य एवं कृषि विभाग से संबंधित थे। जॉन मथाई जो थे वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित थे। जगजीवन राम जो थे वो श्रम से संबंधित थे। सरदार बलदेव सिंह जो थे और रक्षा विभाग से संबंधित थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग से संबंधित थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो शिक्षा एवं कला से संबंधित थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत की पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी रूप से अध्यक्षता में जो है यह बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। अगला पॉइंट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था? तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। द्वितीय बैठक जो थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उसी में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत हो गया था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। लगभग खर्चा कितना आया था? तो खर्चा जो है लगभग 64 लाख रुपए के करीब था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर होता है 22 जुलाई 1947। इसको नोट कर लीजिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अस्थायी रूप से की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो है
26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ था? तो है 26 जनवरी 1950। कब स्वीकार किया गया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? तो है 26 जनवरी 1950। लागू और स्वीकार करने में अंतर होता है। स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब देख लेते हैं हम संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। एग्जाम में कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान सभा की जब द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष पद से हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अडॉप्ट किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इसी दिन से भारत जो है एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा जो है भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। हमारा जो राष्ट्रगान है उसको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जिस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था उसी दिन जो है अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अडॉप्ट किया गया था। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन था सलाहकार समिति का अध्यक्ष? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर यहाँ पर हम कुछ प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष लिखे गए हैं। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, जिनके नाम हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव को जो है सदस्य बनाया गया था। आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर
सैयद मोहम्मद सादुल्ला था डीपी खेतान। डीपी खेतान के स्थान पर जो है बाद में टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी, जो कि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।